अच्छा, ऑडियंस के जहन में एक बहुत अहम सवाल है, और ये अक्सर मैंने, मेरे मीडिया के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ और अक्सर लोगों से डिफरेंट मैंने आंसर सुने कि व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अ मूवी इन पाकिस्तान। यानी लोग कहते हैं यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि 7-8 लाख लोग मेरे ख्याल से सिनेमा जाते हैं, ये कल्चर हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं। तो आपकी क्या राय है कि ये क्यों बोला जाता है कि पाकिस्तान में मूवी बनाना बहुत मुश्किल है? सर देखें, आप एक बिज़नेस के ज़बरदस्त टीचर भी हैं और आप बिज़नेस एनालिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? जहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली। अगर इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको रिस्क लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें नज़र आती हैं। देखें, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको साल में कम से कम 50 हिट फिल्में चाहिए। 50 हिट फिल्मों का मतलब है 50 बिलाल लाशारी टाइप के डायरेक्टर्स चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ अब बिलाल अशरी एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने एक टाइम के ऊपर बहुत सारे कमर्शियल्स को रिफ्यूज़ किया है। और क्योंकि देखिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए जो पाकिस्तान में पैसा कमाने की जो वाहिद सोर्स है वो है डीवीसीज और टीवीसीज। आप डीवीसी बनाएं या टीवीसी बनाएं, पाकिस्तान के जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं और वो बड़े अच्छे बजट के डीवीसीज और टीवीसीज बनाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही होती है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए भी छोड़ना नामुमकिन है। हाँ, वो तब छोड़ सकते हैं जब इंडस्ट्री ग्रो हो रही हो। पाकिस्तान के अंदर साल में आप कितनी फिल्म्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को? आप दे रहे हैं 7-8 फिल्में। अब कहाँ 50 फिल्मों की मिनिमम रिक्वायरमेंट और आप कहाँ टोटल 8 फिल्म। आप जो 50 की बात कर रहे हैं वो यानी 1 वीक एवरी मूवी, यानी exactly, हर हफ्ते, हर फ्राइडे को एक मूवी। हर फ्राइडे को एक मूवी आनी चाहिए, तब जाके आपके सिनेमा का शेल्फ स्पेस भरेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा कि ये ज़रूरी है। हम जब व्लॉगिंग भी करते हैं ना, तो कोई मुझे नया व्लॉगर आके बोलता है यार मुझे चलना है, हिट होना है, तो मैं उसको बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। ये दुनिया के बड़े बड़े व्लॉगर्स ने बोला है। क्या आपने हर रोज़, कुछ लोग तो कहते हैं डेली वन वीडियो, वरना 2-3 दिन में आपको रोज़ आना है चेहरे में, तब जाके लोग आपको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ऐसी बात है। अब दूसरी तरफ आपके पास क्या बचा? आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बहुत सारे मसाइल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई नेटफ्लिक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको मीट करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे फिल्म स्टूडियोज़ हैं, स्टूडियो 146 कराची के अंदर है, शमसी है, बहुत सारे अच्छे स्टूडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे अच्छी रेंटल सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी वजह से वो चीज़ कॉस्ट बढ़ा देती है आपकी। अब उस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टर्स का सहारा चाहिए। जब आपको इन्वेस्टर्स का सहारा चाहिए तो देखें, इन्वेस्टर हमेशा रिस्क फ्री सोचता है, ठीक है, और क्रिएटिव आदमी हमेशा रिस्क लेना चाहता है। और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सक्सेस रेट ना होने के बराबर हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर होगा वो घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। अब होता क्या है, दूसरी तरफ आपके पास नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम है। देखिए, याद रखें, आपकी अगर आपको इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अगर आपने बॉक्स ऑफिस रिटर्न लेना है, तो भाई आपको यूनिप्लेक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। यूनिप्लेक्सेस क्या होते हैं? जो टिकट सस्ता बेचते हैं, जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें, मैं अभी इस पे एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि जब नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम है और बेचारे इन्वेस्टर ने, प्रोड्यूसर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब उसको कम लोगों को बेचना है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस हाई रखेगा। और जिसकी वजह से पब्लिक के लिए भी मुश्किल होगा। जबकि आपको पता है इंडिया में, यहाँ जैसे हमारे यहाँ बड़े 1000 रुपये की एक टिकट है, और फिर आपने पॉपकॉर्न वगैरह लिया तो ये 1500-1700 का बजट आ गया। अब एक फैमिली जा रही है जिसमें मियाँ बीवी 2 बच्चे जा रहे हैं, तो ये 6-7 हज़ार रुपये का बिल बन गया, और हर बंदा ज़रूरी नहीं है अफोर्ड कर सकता हो। जबकि आप अगर इंडिया में देखें तो वहाँ तो वो उन्होंने ऐसे यूनिप्लेक्सेस जो आप कह रहे हैं कि वहाँ 150 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 50 ऐसा भी टिकट है कि बस आगे बैठ के देखो बस। तो उसमें वो लोग हर तरह के बंदे को केटर करते हैं। आप यूनिप्लेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझे ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिल्म एक मरतबा चल रही है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 2000 लोगों में डिवाइड हो गई। यहाँ पर आपके पास 200 सीट्स हैं, फिल्म एक मरतबा चल रही है, वो कॉस्ट 200 लोगों में डिवाइड हो रही है, जाहिर सी बात है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो अब इसकी वजह से होता क्या, देखें, हम एक चीज़ समझना जरूरी है, ऑडियंस के लिए बड़ी जरूरी ये चीज़ है कि देखें, आपको जो बॉक्स ऑफिस रिटर्न नजर आता है ना, वो दरअसल बॉक्स ऑफिस का पूरा पैसा जो होता है वो प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता। सही। अगर मैं आपको एक बेसिक मॉडल समझा दूं जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है हालात के हिसाब से। देखिए, आपने 1000 रुपये बॉक्स ऑफिस पे दिए, आपने टिकट खरीदा, उसमें से 50% जो होगा वो दरअसल होगा किसका? वो होगा आपके एग्जिबिटर का, यानी कि सिनेमा वाले का, जिसमें वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपने प्रॉफिट्स को निकाल के मामले को फाइनल करेगा। नॉर्मली 1/3 ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, 15-17% उनका प्रॉफिट होता है उस 50% अमाउंट में से।
अब उसके अलावा आपका 15% to 13% आप कह लें नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है, जो फिल्म को पूरी दुनिया में कहीं पे भी नंबर ऑफ स्क्रीन्स दिलवाता है। फिर इसके बाद 1/3 अमाउंट ऑफ द टिकट यानी कि 33% जो होता है वो आपके प्रोड्यूसर के पास जाता है। यानी कि अगर फिल्म 100 करोड़ रुपए कर रही है तो 33 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर ने बनाए। अब ये मॉडल तो समझ में ही नहीं आता किसी को, बड़ा ही ऑफ मॉडल है। अच्छा, इस हालात में क्या किया जाता है, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रांड्स को ले आते हैं। फेयर एंड लवली का जलवा, ब्रांड का नाम ले लिया माजरत के साथ, सही है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, ब्रांड का नाम आ जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉर्नेटो आ जाती है अचानक से बीच में, सही है। अब वो ये क्या है, अब जाहिर सी बात है, जब देखें याद रखिएगा, जब आप स्टेक होल्डर्स को प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के फेज में एड ऑन करेंगे तो वो नैरेटिव भी अपना ही डिक्टेट करेंगे, वो डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे। वो बोलेंगे भाई मेरी कॉर्नेटो मुझे हर जगह पे चाहिए, मुझे मेरा फूड ब्रांड हर जगह पे चाहिए, मुझे अपनी ड्रिंक हर जगह पे चाहिए। तो जाहिर सी बात है उस फिल्म के अंदर वो बात नहीं रहेगी, लेकिन वो वहां पर अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से अपने आप को सिक्योर कर चुके होते हैं, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा मॉडल फिजिबल हो जाता है। तो ये एक छोटी सी मॉडल था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि प्री रिलीज सेल भी कर देते हैं कि भाई लेट्स सपोज मैंने 5 करोड़ की फिल्म बनाई, 7 करोड़ रुपए मुझे दो, अब तुम 7 करोड़ रुपए कमाओ या 70 लाख रुपए कमाओ, ये तुम्हारा मैटर है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पूरी दुनिया में सेल्स एजेंट होते हैं, एग्रीगेटर्स होते हैं। हमारे यहाँ पर जो बजट थोड़े से कम होते हैं तो नॉर्मली जो हमारे फिल्म डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत कम है। तो अब सबसे पहली बात ये है कि भाई इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तब जाके हमारा इन्वेस्टर भी आएगा, डायरेक्टर भी आएगा। इंडस्ट्री ग्रो करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है सर, वो है आपके इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं। आपके पास कितने फिल्म स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जो ऐसे डायरेक्टर्स पैदा करें। मैं अभी यही एक लास्ट मंथ मेरी एक एक्टर से मीटिंग थी, तो मैं उसको ये कहता है ये बिजनेस मॉडल है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और तुम एक बड़ी ये फिल्म स्कूल लॉन्च करो और लोगों को एक्टिंग सिखाओ। इसकी बहुत यानी ये पूरा प्रोफेशन है भाई, परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप सोचे ना, आप मीडिया पे देखें कितना लोग कमा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर टर्की ने आज से 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था। आज पूरी पोस्ट प्रोडक्शन की इंडस्ट्री जो है टर्की जाती है। आपको मैं मज़े की छोटी सी बात बताता हूँ, इससे पहले जब टर्की से पहले पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि जो VFX होता है, एडिट होता है, इसका हब था थाईलैंड। आपका प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई है, कहीं पे भी हुई है, 35mm के कैमरे पे हो रही है, किसी पे भी कैमरे पे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो गई। और इसके अलावा जो उसकी एडिट होती थी या कलर ग्रेडिंग होती थी वो आपकी थाईलैंड में होती थी, दी पोस्ट हाउस बैंकॉक वगैरह वहाँ पे पूरे बने हुए थे। जब कोविड आया तो भाई थाईलैंड बंद हो गया, टर्की खुला हुआ था। तो प्रोडक्शन तो चल रही थी, ऐड तो बनना है भाई, फिल्म तो बननी है, प्रोडक्शन चल रही है, चीज़ों की कॉस्ट आपकी क्योंकि देखें जब फिल्म को आप रोकते हैं आपकी कॉस्ट और मल्टीप्लाई हो जाती है, सही है। आप प्रोडक्शन साइकिल चलता रहेगा, आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, प्रोडक्शन साइकिल रुक गया कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, टर्की चले गए। अब टर्की के अंदर पूरा एक नया बूम आया, वहाँ पर जितने, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन एडिटर्स भी मौजूद हैं आपके पास, ठीक है, उनके पास अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उनके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। तो देखिए आपको अपनी एकेडमिक साइड पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि हम अपनी एकेडमिक साइड पे काम करेंगे तो फिल्म मेकर्स आएंगे तो फिल्म बनेगी। देखिए इन्वेस्टर तभी पैसा लगाएगा जो कोई इंसान का बच्चा, कोई अच्छा प्रोफेशनल आए और उसको बोले यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरी फिल्म बनानी है, ये कहानी है मेरी, पैसा लगाओ, वो तभी लगाएगा। वरना होगा ये कि फिर वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर बोलेगा भाई मैं क्यों लगाऊं अपना पैसा, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्की मॉडल है, ये हकीकत है कि बहुत रिस्की मॉडल है। थैंक्स शामिर, थैंक्स। ये बड़ी